पर जो नौकरियों का मुद्दा था उसको लेकर के बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव का बोलबाला है, या फिर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो लगातार महंगाई, बेरोजगारी, क्राइम को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, ये तमाम जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होते हुए नजर आया। मणिपुर में शिरकत करते हैं, वहां पर जाते हैं तो दंगे और भड़क जाते हैं। तो आप मणिपुर की बात तो राहुल गांधी भी नहीं उठाते हुए नजर आए, क्या कुछ करते हुए नजर आए? तो कांग्रेस की सरकार तो 70 साल थी, तब उन्होंने किसानों के लिए क्या किया था, आप ये बताइएगा। देखिए 70 साल और 10 साल का हम कंपैरिजन कर भी नहीं सकते, क्योंकि जिन 70 सालों की आप बात कर रहे हैं, जिस 70 सालों की आप बात कर रहे हैं, नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश भर की 543 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब देश भर को इंतजार है 4 जून का, और 4 जून को तय होगा कि आखिरकार देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी होंगे, या फिर इंडिया अलायंस की तरफ से कोई बड़ा चेहरा निकलकर सामने आएगा? अभी तक तय नहीं है, लेकिन अनुमानों का दौर शुरू हो चुका है। एग्जिट पोल सामने आने लगे हैं और कहीं ना कहीं जीत का दावा तमाम पार्टियों को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री देश की तमाम जनता द्वारा चुना जाएगा और जनता के हित के लिए आने वाले वक्त में तमाम कार्य करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगी पत्रकार जब ग्राउंड पर जाते हैं, जनता से जुड़ते हैं, जनता तमाम राय उनके सामने रखती हुई नजर आती है कि आखिरकार उन्होंने किस आधार पर किसे चुना और कितना प्रतिशत वोट किस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, किस दल को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए के बीच में किसकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के जरिए अनुमान लगाया जा रहा है। SPN 9 न्यूज की टीम की तरफ से जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आया है, उसमें एनडीए को कम से कम 250 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं 543 में से। तो वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो 280 सीटें वहां पर उन्हें मिल रही हैं, और अदर्स के खाते में कुछ सीटें यहां पर पहुंचती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें 15 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है कि मिल रहा है। लेकिन अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में यही एनडीए गठबंधन 354 सीटें जीतता हुआ नजर आया था, और वहीं भारतीय जनता पार्टी अकेले 303 सीटों पर काबिज हो गई थी। अब यही सवाल है कि आखिरकार 2019 का बदलाव 2024 में होगा, या फिर 2019 की बात 2024 में पूरी होती हुई नजर आएगी। क्या एनडीए 400 पार का नारा जो लगाता हुआ नजर आ रहा है, क्या वाकई 400 पार होते हुए नजर आएंगे? मेरे दो सहयोगी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है जो तमाम अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। एक तरफ है माही जो एनडीए की तमाम सीटों पर नजर बनाए हुए हैं, और एक तरफ यहाँ पर है मेरे साथ सिराज जो इंडिया अलायंस की तमाम सीटों पर नजर बनाए हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला तो माही आपसे सवाल रहेगा कि इस बार जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आया है, इसमें एनडीए कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 5 साल में जनता ने एनडीए को सिरे से नकार दिया है। क्या कहना है कि एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए नाज़मीन, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तमाम मुद्दों पर काम किया है और जनता उनको वोट करते हुए भी नजर आई है, और जैसा हमारा नारा है 400 पार का, देखिएगा इस बार पूरा 400 पार होकर रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर, यूसीसी और ट्रिपल तलाक जैसे जो मुद्दे उठाए, और सबसे बड़ा मुद्दा आर्टिकल 370 का, आप देखिएगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आपने कहा कि वहां पर उनका सुपड़ा साफ होगा, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी अभी 20 साल के लिए यहीं पर है और किसी भी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। देखिए 20 साल की बात कर रही हैं सिराज, ये कि यहाँ पर इंडिया आने वाले वक्त में भी काबिज होता हुआ नजर आएगा। क्या लगता है कि इंडिया अलायंस कोई चुनौतियां दे रही हैं? क्या एनडीए वाकई मजबूत है कि या फिर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है? जी देखिए, इसमें जो 400 पार का नारा जो दिया एनडीए ने, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जाता हुआ नजर आया, क्योंकि जब हम ग्राउंड लेवल पे थे और जब लोगों से बातचीत थी तो लोग जो है उस वक्त ये इस बात को सामने रख रहे थे कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी है, महंगाई है, ये तमाम जो मुद्दे हैं जो इंडिया गठबंधन ने उठाए, खासतौर पर जो नौकरियों का मुद्दा था उसको लेकर के बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव का बोलबाला है, या फिर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो लगातार महंगाई, बेरोजगारी,
क्राइम को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, ये तमाम जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होते हुए नजर आए। आप देखिए कि बीते दिनों जिस तरीके से जो किसान आंदोलन था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हम बात करें ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो मामला था, जो महिला पहलवान थे उन्होंने प्रदर्शन किया, वो कहीं ना कहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय रहा था। तो कहीं ना कहीं ये तमाम फैक्टर्स हैं, चाहे हम मणिपुर की बात करें, भूषण शरण सिंह की बात करें, राहुल गांधी भी चर्चा का विषय बन जाते हैं। और अपने ही आपने तेजस्वी यादव की बात की और जिक्र किया, उनको तजुर्बा बोलने नहीं आता, तरबूजा बोलते हैं, वो कितना शिक्षा और बेरोजगारी की बात करेंगे। देखिए ऐसे कई मौकों पर हमने देखा है कि कई जो लीडर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उलझुलूल की बयान दे देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या कह सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह हो। ये तमाम जो मुद्दे हैं वो उसको अगर हम अलग हटा दें तो जाहिर सी बात है जो मुद्दे इस वक्त जनता से जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं जनता उस पर वोट दे रही है। और जाहिर सी बात है, आप देखिए कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया था कैसरगंज लोकसभा सीट से, उसके बाद से देखा गया कि उनके बेटे ने हाल ही में एक्सीडेंट किया था, वो भी एक अलग पहलू है। लेकिन बिल्कुल यहाँ पर सिराज टोकना चाहूंगी, माही से पूछना चाहूंगी कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पहले चुनाव लड़ने के लिए डंके के चोट पर कहते हैं कि कोई भी सीट ये नहीं ले सकता है। उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में अब केसरगंज सीट पर उनके बेटे चुनाव लड़ते हुए नजर आए, लेकिन बेटे के साथ ही यहाँ पर घटना घट जाती है कि यहाँ पर वो उनकी गाड़ी से 2 युवकों की हत्या हो जाती है। तो क्या बाप जैसे वैसे ही बेटे की छवि यहाँ पर नजर आ रही है? तो भारतीय जनता पार्टी नहीं फंस रही है उत्तर प्रदेश? देखिए नाजमीन, ये नहीं कह सकते, अगर उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है तो ये नहीं बोल सकते हैं कि उनके बेटे ने ही वो किया है। और आप उसको महिला पहलवानों से ये कनेक्ट कहीं भी नहीं होता है कि अगर एक लोगों से घर परिवार में गलती, और अभी उनके ऊपर आरोप तय नहीं हुए, सिद्ध नहीं हुए, बस तय हुए हैं। अभी और भी बहुत सबूत है और भी कार्रवाई होगी, उसके बाद जांच में पता चलेगा। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे जिस तरीके से अपनी बात रखते हुए नजर आए, आपने देखा किस तरीके से वो अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। वो अपने कार्यक्रम में पहुंच चुके थे, उसके बाद उनको फोन आता है कि उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। और जाहिर तौर पर जिसकी गलती है, ड्राइवर की गलती है, ड्राइवर को जेल में रखा गया और उसको सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए ड्राइवर तो गाड़ी उनके लिए ही चला रहा था। सिराज, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर माही ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को कहीं ना कहीं डिफेंड करती हुई नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि जो करण भूषण है वो निर्दोष है, लेकिन काफिला उनका, गाड़ियाँ उनकी, ड्राइवर उनके। ब्रिजभूषण तो आरोप ड्राइवर पर लगा देते हैं, बल्कि बेटे तो मुलाकात करने तक नहीं पहुँचते हैं घायलों को लेकर। जी देखिए, ये तमाम जो चीज़ें हैं उस पर करण भूषण सिंह ने अपना पक्ष जरूर रखा और जाहिर सी बात है जैसा कि हमारे सहयोगी माही ने कहा कि ये जांच का विषय है। लेकिन एक और जो फैक्टर्स हैं, खासतौर पर किसानों का मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। ब्रिजभूषण शरण सिंह का क्या है? ब्रिजभूषण शरण सिंह का मुद्दा छोड़ के आपको पता है कि उसमें कुछ कहने लायक है नहीं, जो दोषी है उसको सजा मिलेगी, आप उसको किसानों पर लेके जा रहे हैं। तो मतलब बात तो यही निकल कर आ रही हूँ ना। मैं इस बात को रखना चाह रहा हूँ कि वो कौन से मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को इस 2024 के लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा रहे हैं। खासतौर पर मणिपुर का जो मुद्दा है वो किसी से छुपा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि माही को इन चीजों पर जो है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना चाहिए या समर्थन देना चाहिए। ये बोल रहे हैं मणिपुर का मुद्दा आप उठा रहे हैं। जब राहुल गांधी मणिपुर में शिरकत करते हैं, वहां पर जाते हैं तो दंगे और भड़क जाते हैं। तो आप मणिपुर की बात तो राहुल गांधी भी नहीं उठाते हुए नजर आए, क्या कुछ करते हुए नजर आए? मणिपुर की घटना की वजह से भारतीय जनता पार्टी फंस रही है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कई सीटों पर जो है नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूरे विदेशों में भी चर्चा का विषय रहा था। चाहे हम के तीनों अगर हम चीज़ों पर नजर डालें, किसानों का मुद्दा हो या ब्रिजभूषण शरण सिंह का मुद्दा हो या फिर मणिपुर का मुद्दा, ये देश में ही नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय रहा था। तो जाहिर सी बात है इसका नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है जिस मुद्दे को राहुल गांधी या तमाम जो इंडिया गठबंधन के बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो या नौकरी का मुद्दा हो, ये तमाम जो मुद्दे हैं इसको उठाने का प्रयास किया। महिला सुरक्षा को लेकर के, किसानों को लेकर के, मुझे लगता है ये जमीनी लेवल पर काम किया। और जब हम लोगों से मिले तो वहां पर लोग जो अपनी तकलीफों को बता रहे थे और जाहिर सी बात है लोग इस ओर इशारा कर रहे थे, कहीं ना कहीं बदलाव जरूरी है। देखिए ये मुझे लगता है जी, देखिए जब हम ग्राउंड लेवल पे गए थे, जब SPN 9 न्यूज़ की टीम वहाँ पर गई तो हमने तमाम चीज़ों पर पहलुओं को जो है तमाम पहलुओं पर नज़र डाले तो कहीं ना कहीं लोग इस बात पर ज़्यादा केंद्रित हो रहे थे कि बदलाव ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए कि NDA का जो सरकार है वो साल 2014 से हो रहा है और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम तरह के मुद्दे उठते हैं। चाहे आप देखिए महिला और बाल विकास मंत्रालय जो स्मृति ईरानी मंत्री हैं, उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के कुछ नहीं कहा, उन्होंने मणिपुर को लेकर के कुछ नहीं कहा। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक शॉक्ड है। और दूसरा ये भी फैक्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में उतरी थी, और जाहिर सी बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर टोकना चाहूंगी कि अगर आप बार बार बृजभूषण शरण सिंह का मुद्दा उठा रहे हैं, किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, तो मैं किसानों के मुद्दे पर आती हूँ और हरियाणा की चर्चा करती हुई नजर आती हूँ। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती हुई नजर आई, लेकिन माही इस बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मात्र यहाँ पर 4 सीटों पर सिमट कर रहती हुई नजर आएगी। मुद्दा किसान, मुद्दा यहाँ पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना, और भारतीय जनता पार्टी वैसे ही हरियाणा में अल्पमत में आ रही है। क्या कहना है? देखिए, हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार फिर से बनेगी और कोई सरकार नहीं गिरने वाली है। जिस तरीके से पूरा प्रोपोगेंडा कहीं ना कहीं फैलाया जा रहा है दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये कहीं ना कहीं देखिएगा मात्र एक सपना जो उनका फ्लोर टेस्ट का है या फिर सरकार पलटने का है। तो कम होते नजर कम नहीं हो रहे हैं। ये पता नहीं किस तरीके से डेटा निकाल कर लाते हैं। जब आप जमीनी स्तर पर जाएंगी, वहां पर देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से अभी भी वैल्यू है, फेस वैल्यू है पीएम मोदी की, वो हर जनता के मन में बरकरार है और हर स्टेट में। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जब हारने लगती है तो तमाम तरीके की बातें करती हुई नजर आती है। और मैं इनको कहना चाहूंगा कि सिर्फ हरियाणा पर अगर नजर डाले तो वहां पे महिला पहलवानों का मुद्दा और खासतौर पर किसानों का मुद्दा, पंजाब में बात करें या फिर बेरोजगारी को लेकर के बिहार में बात करें, उत्तर प्रदेश में बात करें, या फिर देखिए ये देखिए, पहले आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप सुनिए, किसानों की बात आप क्या करते हैं? 70 साल इंडिया गठबंधन की सरकार रही है, तब उन्होंने क्या किया? 2024 में बनी है, 70 साल से कहां सरकार रह गई? बातें जो है ये जो ना कांग्रेस, अब तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन में सिमट गई, तो कांग्रेस की सरकार तो 70 साल थी, तब उन्होंने किसानों के लिए क्या किया था? आप ये बताइएगा। देखिए, 70 साल और 10 साल का हम कंपैरिजन कर भी नहीं सकते, क्योंकि जिन 70 सालों की आप बात कर रहे हैं, जिस 70 सालों की आप बात कर रहे हैं, वो 70 साल में देश की दिशा और दशा क्या थी, इन सब आप अगर आप ऐसे बिना फैक्ट के और बिना ऐसी बातें करते हो, आप बताइएगा 70 सालों में आपने किसानों के लिए क्या किया? मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो पार्टी थी वो एनडीए के साथ थी, अब जाहिर सी बात है उनकी पार्टी को तोड़ा गया है, तो क्या इसका नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा? आप दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है, तेलंगाना में बनती है, क्या यहाँ पे नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा? आप सोचिए कि कितने सारे जो फैक्टर्स हैं वो कहने के भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है इसका फायदा सीधे तौर पर जो है वो इंडिया गठबंधन को मिलेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बिहार की भी चर्चा कर लेते हैं। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है, तमाम छोटे छोटे दल उनके साथ भी मिल चुके हैं, वहीं एनडीए एक तरफ नजर आता है। लेकिन बिहार की स्थिति ये बन चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सीटें वहां पर कम होती हुई नजर आ रही है। 39 सीटें यहाँ पर, 39 सीटें एनडीए यहाँ पर जीतता हुआ नजर आया था, और कहीं ना कहीं एक सीट नीतीश कुमार की वजह से रह गई थी। माही, क्या कहना है कि इस बार वो सीट भी हासिल कर लेंगे या फिर नहीं? देखिए नाजमीन, इसमें कोई दौरा नहीं है। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से केवल उबल रहा है दूध की तरह, और वो कुछ उसमें दम नहीं नजर आ रहा। आप देखेंगे जनता का अगर देखने जाएंगे, उनसे बात करने जाएंगे जमीनी स्तर पर, तो कहीं ना कहीं जो जनता का रुख है वो एनडीए की तरफ भी है। और इस बार अगर 39 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर लाती हुई दिखाई देगी। और तेजस्वी यादव की रही बात, जिस तरीके से वो राहुल यादव के साथ, तो मुझे लगता है कि जो नेता पानी पी पी कर एक बार गाली दिया करते थे और हमेशा दिन रात कोसा करते थे, आज वही नेता जाकर कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के साथ उनसे कंपटीशन कर रहे हैं। तो मुझे इसमें किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं नजर आता है। तरीके से विपक्ष ने मुद्दों को उठाया, खासतौर पर जांच एजेंसियों को लेकर के, ये फैक्टर भी है। अब दिल्ली में देखिए, दिल्ली की 7 सीटों पर पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो लगभग 4 जो सीटें हैं वो कहने के भारतीय जनता पार्टी के हक में आती हुई नजर आ रही है। और खासतौर पर यानी कि बात करें 2019 में तो 7 की 7 सीटें जीतते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आई थी। वही चीज है कि जो 2019 का 2000 का देखिएगा, इस बार भी वही समीकरण बन रहा है। आप चाहे 19 की बात कर लीजिए, चाहे आप अभी की बात कर लीजिए, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। चाहे बिहार हो, हरियाणा हो, यूपी हो, हर क्षेत्र में, हर जगह, हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी। 3 सीटें जो नहीं आएंगी भारतीय जनता पार्टी की वजह क्या है, ये बताइए। पहले आप मेरी बात सुनिए कि 3 सीटें अगर नहीं आएंगी, अब 4 सीटों का दावा करें, 3 सीटें किस वजह से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी?
जी देखिए, 3 सीटें इसलिए नहीं जीती क्योंकि जाहिर सी बात है कि पिछली बार 7 सीटें जीती थी और इसमें बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। इंडिया गठबंधन जो है 4 से 5 सीटें भी जीत सकता है। लेकिन मैं आपको इस बात पर ध्यान करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली में 7 सीटें जीती थी और इस वजह से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है केजरीवाल के हक में जिस तरीके से अभी सारी चीज़ें होती हुई नजर आई, चाहे उनका जेल जाना या तमाम तरह की जो चीज़ें थी, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जाता हुआ नजर आएगा। और जो है पिछली बार 7 सीटें जीती थी बीजेपी, तो मुझे लगता है कि इस बार उसमें कमी देखने को मिलेगी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिल्ली की जनता ने वोट किया है और जो तमाम फैक्टर्स है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता है। बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। जिस तरीके से इनकी सरकार अभी बनने के लिए तरस रही है इतने सालों से, आप देखिएगा 10 साल हो गए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में आए, इस बार भी आने वाले इंडिया गठबंधन इस बार भी मुखी खाने वाला है। और जिस तरीके से इनके पास बस घिसे पुट्टे एक मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी नहीं है, शिक्षा नहीं है, फलाना नहीं है, बस इसी तरीके की बात करते हैं। इनके मुद्दों में अगर दम होता तो आज वो चाहे उत्तर प्रदेश की सीट ले लीजिए, बिहार की सीट ले लीजिए, वहां पर इनका दमखम दिखाई देगा। लेकिन इस बार का जो परिणाम आएगा आप देखिएगा, सिमट के रह जाएंगे केवल 2 कि पिछली बार 40 बिहार की सीटों में से 39 भारतीय जनता पार्टी ने जीती, लेकिन एक सिंगल बैठक प्रधानमंत्री की दिखा दीजिए जो बिहार के लिए स्पेशली हुई हो, कि बिहार के विकास के लिए एक सिंगल बैठक। मैं इनको चैलेंज कर सकता हूं। देखिए, चैलेंज तो राहुल गांधी भी माही करते हुए नजर आ रहे थे कि डिबेट कर लीजिए हमारे साथ। जिस बिहार ने एनडीए गठबंधन को जो है 39 सीटें दी, उस बिहार के लिए पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में जो है एनडीए की तरफ से क्या किया गया, इसका जवाब मैं इनकी तरफ से जानना जवाब देती हूँ। जब जंगल राज था, लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, लोग बाहर निकलने से डरते थे। नीतीश की सरकार आने के बाद जिस तरीके से आप शराबबंदी और तमाम तरीके शिक्षा, जो सड़कें बनी है नीतीश की सरकार में बनी है, तमाम तरीके का जंगल राज खत्म हुआ है। और आप ये बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ इनकी गठबंधन जो है कई सालों से चलती हुई नजर आ रही है, करीब 10 से 15 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी सिर्फ जंगल राज के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। क्यों नहीं कहा जाता है कि हमने बिहार में स्कूली व्यवस्था थी, नाम पे नहीं, विकास के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं और किसी भी तरीके से जंगल राज अब नहीं रह गया बिहार में। विकास है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस तरह का विकास हुआ है कि शिक्षा में आज भी बिहार सबसे पीछे है, बेरोजगारी में सबसे पीछे है, या तमाम जो सुविधाएं हैं उसमें सबसे पीछे है। डाटा और आपके डाटा में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका बना दिया है। कि आप दोनों बात कर रहे हैं, देखिए चल डाटा की आप दोनों बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश पर भी नजर डाल लेते हैं। आखिरी सवाल मध्य प्रदेश पर खत्म करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी यहाँ पर 29 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी, 1 सीट रह गया था। इस बार भी 29 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है सिराज, 29 की 29 सीटें जीतेंगी यहाँ पर मध्य प्रदेश में या फिर नहीं? जी मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस बार जो है देखें पिछली बार 2019 के तो कहीं ना कहीं जो आरएसएस का मजबूत पक्ष होता है मध्य प्रदेश में, उसका समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार मिलता हुआ नजर आया था। लेकिन इस बार जिस ढंग से जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, तो इसकी नाराजगी जो है आरएसएस में देखने को मिली। और आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार के चुनाव में मुख्य रूप से काम करते हुए नहीं नजर आए और इसका खामियाजा आपको गलत फहमी जो आपने पाल रखी है, पहले आप ये पीजिए और उसके बाद आप ठंडे दिमाग पे ये, हाँ नहीं आप ये पी के फिर ठंडे दिमाग से, हाँ आप सुनिए देखिएगा, नहीं आप सुनिएगा, ये जिस तरीके से आप डेटा बता रही हैं 29 और वहाँ पर बिहार में देखेंगे 39 सीटें जीती, तो ये डेटा मतलब गलत है। भारतीय जनता पार्टी का दमखम दिखाई देता है और जनता का भी दमखम दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और पीएम मोदी के चेहरे पर इस बार वोट पड़े हैं। और इस बार भी अगर आप देखेंगी तो यही जो डेटा आप लेकर बैठी है, अगले आने वाले चुनाव में भी आप यही डेटा बता रही होंगी कि भारतीय जनता पार्टी तो इतने सीटों पर जीत गई। आप लोगों ने क्या किया, इंडिया गठबंधन वालों ने क्या किया? तो ये मुद्दा अगली बार भी उठने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम काम किया है। एनडीए यानी कि जीत रहा आपकी नजर? जी बिल्कुल, आप देखिएगा 400 पार उन्होंने बोला है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर कम होगी 10 सीटें कम होगी, 390 कहीं नहीं गए। और इस बार इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं मुंह खाने वाला है और कम से 10-15 सीटों पर सिमट के रह जाएगा और इससे जो अदर सीटें हैं उनको जाती हुई दिखाई देगी। आपका क्या कहना है, 400 पार? जी देखिए, ये मैं हवाई में बातों नहीं करता, बात जो है वो लॉजिक के आधार पर किया जाना चाहिए। लॉजिक क्या? लॉजिक के आधार पर किया जाना चाहिए। क्या माही इस बात से डिसएग्री हैं
कि जो महिलाओं का मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था, मणिपुर का मुद्दा था, या फिर जो एनडीए में शिवसेना की पार्टी थी वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में है, या फिर जो आरजेडी अब जिस तरीके से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के उठा रही है, या फिर नीतीश का आना जाना, ये तमाम जो चीजें हैं, क्या वो बीजेपी के जो है विपक्ष में नहीं जा रहे हैं? इंडिया एक सवाल मेरा रहेगा, आरएसएस का नाराज होना बीजेपी के पक्ष में नहीं, विपक्ष में नहीं जाएगा। ये तमाम जो पहलू हैं, ये लोग नेता छोड़ कर आते हैं। इंडिया गठबंधन वाले ही कितने, आपके सोचिए, आपके इतने कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हो जाते हैं? अपना भविष्य सुधारने के लिए। उनको भी पता है। माई ने अपने जो मुद्दे हैं वो खुद उठाए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चेतावनी दी, कार्रवाई की, अगले ही दिन वो जाके असम के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अजीत पवार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने नारा दिया था कि दादा चक्की पिसिंग, लेकिन अगले दिन वो जाके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देते हैं। ऐसे तमाम नाम है जो कहीं ना कहीं एक समय पर बीजेपी उनके खिलाफ मुद्दे बना रही थी, और जैसे ही उनके साथ जाकर मिल जाते हैं तो गलत नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। आप मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कैपेसिटी है तभी वो अपने पार्टी में नेताओं को बुलाती है, और इन आपने जो तमाम नाम गिनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर कहीं ना कहीं, ये मुझे लगता है एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश के लिए ये चीजें ठीक नहीं है कि आप अगर करप्ट है, कि चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, बीजेपी पार्टी का हो, मुझे लगता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर वो आपकी पार्टी में चला जाता है तो सारी फाइलें दब जाती है। मुझे लगता है ये चीजें बिल्कुल भी इसको नकारा नहीं जा सकता। राम मंदिर को डिनाई कर देना वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है। वो इस तरीके के तमाम तरीके के मुद्दे हटा देना वो लोकतंत्र कहाँ से आ गया? लोकतंत्र में राम मंदिर कहाँ से आ गया? मैं आप दोनों को टोकना चाहूंगी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम यहाँ पर बातें करते रहेंगे, मुद्दे उठाते रहेंगे, तो ये हमारी बहस और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही जनता से जानने की भी कोशिश करेंगे कि आपके दिल में कौन है, आपकी नजरों में कौन है, किसे पसंद करते हैं, किसे देखना चाहते हैं देश का अगला प्रधानमंत्री। क्या होगी आपकी राय? क्या एनडीए जीत रहा है या इंडिया अलायंस? क्या है आपकी राय, क्या है आपकी सोच? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।